राज और काजल की नोक-झोंक। अब आगे। खाने के बाद राज अपनी माँ से कहता है, मैं आपसे मिलने के लिए पापा को बहुत बोला पर वो कहते रहे कि उन दोनों की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकता। माँ पापा क्या करते थे? तो मालती जी कहती हैं कि रात में बात करेंगे, अभी कुल ये बहुत है। तो राज भी मान जाता है। उसके बाद वो कहता है, माँ 3 लोगों खाना पैक कर दोगी? इस पर माँ कहती, पर क्यों? तो कहता है कि फिर जो भी हुआ सब बता दिया। तब शनाया कहती है, क्या मैं भी चल सकती हूँ? तो राज हाँ करता है। फिर दोनों काजल से मिलने के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। शनाया तो हॉस्पिटल देखकर कहती है, भाई क्या बनावट है इसकी, ये अस्पताल कम कोई मॉल लगता है, काश हमारे पास भी इतने पैसे होते। इस पर राज कहता है कि शायद हो सकता है। तो शनाया कहती है, बस हम जैसे लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। इस पर राज कहता है, सपने देखने से ही सच होते हैं और देखना एक दिन तुम इसकी मालकिन बनोगे। इस पर शनाया खुश होते हुए कहती है, सच में भाई? तो राज हाँ कहता है। दोनों बातें करते हुए ही रूम में आ जाते हैं जहां काजल बेड पर लेटी थी। जिसू देख शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब काजल किसी के आहट से गेट की तरफ देखती है तो उसे राज नजर आता है, पर शनाया को नहीं देख पाती है। राज को देखकर पता नहीं क्यों पर काजल को अचानक उसका जाना याद आ जाता है। तो वो गुस्से से मुंह दूसरी तरफ करके कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर क्यों, मैंने क्या किया है? तो काजल कहती है कि तुम बिना बताए कहाँ गए थे? पता है मुझे कितनी भूख लगी है। तो इस पर राज कहता है कि तुम खा लेती। तो काजल अपने मन में कहती है, इसे तो कुछ समझ में नहीं आता है, डिफे कहीं का। तभी राज कहता है, तुमने अभी कुछ कहा? तो वो कहती, मैंने कब कुछ कहा? तभी उसकी नज़र राज के टिफिन पर जाती है तो काजल की आंखों में चमक आ जाती है और कहती है, तुमने मेरे लिए खाना बनाकर लाए हो? तो राज कहता है, थोड़ा ब्रेक लगाओ, मैंने तुम्हारे ठीक होने पर कहा था, ये तो माँ ने दिया है। तो काजल कहती, तुम तो अकेले रहते हो, फिर माँ कहाँ से आ गई? तो राज कहता है, तुम ठीक हो जाओ फिर उन्हीं से पूछ लेना। और वो खाना निकाल कर एक बाउल में लाता है। तो काजल कहती है, तुम खिलाओ। तो राज कहता है, तुम्हारी एक हाथ सही है ना, तो उसी से खा लो। तो काजल कहती, अगर नहीं खिलाया ना तो मैं तुम्हें देख लूंगी। तो राज इस पर कहता है, मैं तो यही हूँ, देख लो। राज की बात सुनकर काजल चिढ़ जाती है और मुंह दूसरी तरफ करती है तो उसे शनाया दिखती है जो दोनों को देखकर मुंह दबाकर हंस रही थी। तब काजल कहती है, शनाया तुम यहाँ? तब राज का ध्यान आता है कि शनाया भी यही है और वो झेप जाता है। तो शनाया कहती है, भाभी मैं भाई के साथ आई थी। जब उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गलत कह दिया तो वो सॉरी कहती है और आगे कहती है, वो गलती से भाभी निकल गया। इस पर काजल को गुस्सा नहीं बल्कि उसे अच्छा लग रहा था। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, और एक आंख ब्लिंक कर देती है और दोनों मुस्कुराने लगे। तभी राज कहता है, तुम दोनों का हो गया हो तो अब खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और राज उसे खिलाने लगता है। इधर गेट के पास से अशोक जी और दीप्ति जी उन तीनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। जब तक काजल का खाना खत्म नहीं हुआ तब तक दोनों गेट पर ही थे। जब खाना खत्म हो गया तब वो दोनों अंदर आए और काजल से पूछा, ये कौन है? तो राज कहता है, जी ये मेरी बहन है शनाया। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो राज कहता है, मैं आप लोगों की उलझन को समझ रहा हूँ, जब काजल ठीक हो जाएगी तब मैं आपको सब बता दूंगा। इस पर दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। तो राज कहता है कि माँ ने आप दोनों के लिए खाना भेजा है। इस पर फिर से दोनों चौंक जाते हैं और अशोक जी कहते हैं, ये लड़का शौक देकर मार डालेगा, जब से ये हमारी जिंदगी में आया है शौक के सिवा कुछ नहीं दे रहा है। तो राज उनकी सोच को विराम देते हुए कहता है, आप दोनों टेबल पर बैठिए, मैं निकालता हूँ। इसके बाद राज खाना दोनों को सर्व करता है। तब दोनों खाने के लिए शुरू करते हैं। जब एक निवाला अशोक जी खाते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती है और अपने मन में कहते हैं कि ये टेस्ट तो कुछ जाना पहचाना लगता है, कहीं वही तो नहीं है। राज उनके रिएक्शन को देखकर कहता है कि अंकल आपको खाना पसंद नहीं आया? इस पर अशोक जी कहते हैं, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस खाने के स्वाद कुछ जाना पहचाना लगा इसलिए याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर दोनों का हो गया। तो दीप्ति जी कहती हैं कि खाना काफ़ी स्वादिष्ट है। कुछ सोचकर अशोक जी कहते हैं, बेटा जब काजल ठीक हो जाएगी तो मेरे घर पर अपनी फैमिली के साथ डिनर पर आना। तो राज कहता है, जी जरूर अंकल। और फिर कहता है कि अब मैं चलता हूँ, काफ़ी शाम हो गई। तो काजल कहती है, तुम यहाँ नहीं रहोगे? तो राज कहता है कि शनाया को छोड़ने भी जाना है तो मैं कल सुबह आ जाऊँगा। तो काजल उदास हो जाती है, जो राज भी देखता है पर कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपने पिता और माँ के अलग होने का कारण पता करना था, इसलिए वो वहाँ से शनाया को लेकर घर चला गया। आखिर अशोक सेन ने क्यों बुलाया है पूरी फैमिली को डिनर पर और क्या पता चल पाएगा राज को अपने पिता की मौत की वजह और कौन लोग हैं शनाया के पीछे? जानने के लिए पढ़ें ये कहानी। एपिसोड 22 पिता के बारे में जानना। अब आगे। राज और शनाया को घर आते आते रात के 9 बज चुके थे तो वो दोनों घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि माँ हॉल में बैठी है। तो वो दोनों माँ के पास जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर मालती जी कहती हैं कि तुम दोनों आ गए, और कैसी है वो लड़की, क्या नाम था? हाँ याद आया काजल। इस पर शनाया कहती है कि वो अभी ठीक है। फिर राज को देखकर शनाया स्माइल करती है और कहती है, आपको पता है माँ, भाई ने मेरे लिए एक भाभी भी ढूंढ लिया है। ये सुनकर राज चौंक जाता है और वहीं मालती जी शनाया की बातें सुनकर राज को देखने लगते हैं। तो राज कहता है, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बोल रही है। इस पर शनाया कहती है, नहीं माँ, मैंने जब उनको भाभी बोला तो वो गुस्सा नहीं हुई बल्कि वो स्माइल कर रही थी। ये सुनकर मालती जी शनाया से कहती हैं, कौन है वो लड़की? तो शनाया कहती, और कौन काजल माँ, और पता है भाभी को अपने हाथों से खाना भी खिला रहे थे। ये सुनकर राज शनाया को घूरने लगता है और उसके बाल खींच लेता है।
तो शनाया गुस्से से कहती है माँ देखो भाई मुझे परेशान कर रहे हैं। इस पर मालती जी कहती हैं तुम दोनों आपस में लगे रहो, मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ। इतना बोल वो किचन की ओर चल देती हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। कुछ समय बाद वो टेबल पर खाना लगा देती हैं और उन दोनों को देखती है जो एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे। तो वो कहती है सब हो गया, आकर का लो, फिर तुम दोनों से बातें भी करनी है। तो वो लोग खाने के लिए आ जाते हैं और खाने लगते हैं। खाना खत्म करके फिर वही सब बैठ जाते हैं। तो राज कहता है जी माँ आप अब बताइए। तो मालती जी कहना शुरू करते हैं। फ्लैशबैक, हम दोनों की शादी लव मैरिज थी। कुछ समय तक सब ठीक था पर तुम्हारे पैदा होने पर वो थोड़ा परेशान रहने लगे, पर वो बताते नहीं थे। कुछ साल सब ठीक था, फिर शनाया पैदा हुई और वो जब 2 साल की हुई तो तुम्हारे पिता एक दिन रात को घर आए। तो उस टाइम तुम सो रहे थे। वो काफ़ी हड़बड़ी में थे और उन्हें किसी बात का डर था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा तुमसे एक चीज़ मांगूंगा, वो मुझे तुम दोगी। इस पर मैंने उनकी हालत देखते हुए हाँ कह दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं वीरयानी तुमको लेकर वो इस शहर को छोड़कर जाना चाहते थे। तो मैंने मना किया। तो उन्होंने कहा अगर हम सभी को जिंदा रहना है तो हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। तो उनसे पूछा तो कहा कि मैं गवर्नमेंट के लिए एक काम करता हूं और मैं एक मिशन पर हूं जो बहुत ही गोपनीय है और दुश्मन को मेरे और वीर के बारे में पता चल गया है और वे लोग कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया तबाही की कगार पर पहुंच जाएगी। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो हासिल करने के तुम सबको जान से मार देंगे। इसलिए मुझे अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी सालों की मेहनत गलत हाथों में चली जाएगी। और इतना बोल वो तुम्हें उठाकर ले जाने लगू, पर तुम बहुत छोटे थे मगर फिर भी तुम मुझे और शनाया को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। फिर पापा ने तुम कई बहुत समझाया और फिर तुम मान गए और कमरे में अपनी प्यारी सी बहन को देखने चले गए। इधर मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो हमें किसी खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर जाने की परमिशन दे दिया। फिर मैंने उनसे आखिरी बार पूछा क्या तुम वापस आओगे। इस पर तुम्हारे पिता ने कहा मैं अगर वापस आ पाता तो जाने के लिए नहीं कहता, पर हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ मालती, मैं ते तुम्हारा बेटा जरूर वापू करूंगा। और हाँ अगर वो वापस आया तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और आज के बाद तुम विधवा की तरह रहोगी और मेरा जिक्र कभी नहीं करोगी। इतना बोल वो शनाया के कमरे में गए और उसे चुपते हुए कहा माफ़ करना मेरी बच्ची, मैं अपने पिता और भाई से दूर कर रहा हूँ। इतना बोल वो रोने लगे। फिर वो तुम्हें लेकर जाने लगे। तब तुम मेरे पास आए और मेरे गले लगकर रोते हुए कहा कि मैं वापस आऊँगा माँ, ये तुम्हारे आखिरी शब्द थे जो मैंने तुम्हारे मुंह से सुना था। फ्लैशबैक एंड। इतना बोल वो रोने लगी और साथ में शनाया भी रो रही थी और राज के आंखों में भी आंसू थे मगर सवाल भी बहुत जिसका उसे जवाब चाहिए था। इसलिए अपने आप को मजबूत कर उन दोनों को चुप करवाया और कहा माँ कुछ पता है वो कहाँ काम करते थे। तो इस पर मालती जी कहते हैं मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम लेकिन वो किसी सेम ग्रुप का जिक्र करते थे। ये सुनकर राज चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर मामला क्या है, पता करने के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। फिर वो उन दोनों को गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला गया। और इधर हॉस्पिटल में काजल ने माँ और डैड को घर भेज दिया था और उसकी देखभाल के लिए राघवन वहीं था। काजल बार बार शनाया के कहे शब्द भाभी को सुनकर उसे बहुत ही अच्छा भी लग रहा था और शर्मा भी रही थी जिसके कारण उसके गाल लाल हो रहे थे और वो वही शब्द दोहरा रही थी भाभी। यही सोचते हुए उसे भी नींद आ गई। तय अब क्या करेगा राज, क्या सेम ग्रुप में काम करने जाएगा और किस मिशन पर काम कर रहे थे उसके पिता। जानने के लिए सुनते रहिए रक्षक द डिस्ट्रॉयर सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.0 एपिसोड 23 भाई और बहन की प्यारी नोक झोंक। अब आगे। अगले दिन राज सुबह 6 बजे उठ जाता है और वो फ्रेश होने वॉशरूम चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद वो तैयार होकर नीचे आता है तो अपनी माँ को किचन में देखता है। तो वो उनके पास जाकर पीछे से हग करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त माँ। तो मालती जी भी उसे कहती हैं। तब राज कहता है कि माँ आप इतनी सुबह उठकर खाना क्यों तैयार कर रही हैं। तो इस पर मालती जी कहती हैं बेटा मैं 9 बजे अपने काम पर चली जाती हूँ तो मैं शनाया के लिए खाना बना देती हूँ ताकि वो कॉलेज के लिए लेट ना हो जाए। तो राज कहता है पर वो नहीं बनाती क्या। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, वो अभी बच्ची है और उसे अभी इतना करना भी नहीं चाहिए। जानते ही हो हम जैसे गरीब और मिडिल क्लास लड़की की जिंदगी शादी के बाद किचन और घर संभालने तक ही सीमित हो जाती है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देती और वैसे भी रात के खाने में वो मेरा हेल्प कर ही देती है। तो राज कहता है ठीक है माँ, पर वो उठती कब है, कम से कम उठना टाइम से चाहिए। तो मालती जी कहती हैं कि वो 8 बजे से पहले नहीं उठती है। अब उसे छोड़ो, तुम जाकर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। और हाँ तुम इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। इस पर राज कहता है कि माँ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और फिर वहीं से कॉलेज भी चला जाऊँगा और माँ काजल के लिए कुछ बना दो। तो मालती जी कहती हैं ठीक है, पहले मैं तुम्हें नाश्ता दे दूं उसके बाद मैं उसके लिए भी कुछ बनाती हूँ। इतनी बोल वो काम करने लगी और राज शनाया के कमरे के पास जाकर नॉक करता है तो उसका गेट खुल जाता है क्योंकि मालती जी उसे गेट लगाने से मना कर रखी है, इसलिए शनाया गेट को लॉक नहीं करती है। गेट खुलने के बाद वो शनाया को देखता है जो आड़े तिरछे सोई हुई है और उसके पास जाकर उसका सिर सहलाते हुए कहता है माफ़ कर देना छोटी, मैंने तुम्हारा बचपन मिस कर दिया, तुम्हें राज की बांधने का हक भी नहीं दे पाया, पर मैं अपने भाई होने का फ़र्ज जरूर निभाऊंगा।
उसके बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत उससे दूर होकर पहले उसे आवाज़ देकर उठाता है। जब वो नहीं उठती है तो वहाँ पड़े जग का पूरा पानी उसके फेस पर गिरा देता है, जिससे शनाया जोर से चिल्लाती हुई उठती है और कहती है भागो भागो बारिश आ गई, और वो उठकर तेजी से हॉल की तरफ चली जाती है, वो भी राज को बिना देखे। शनाया की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मालती जी कहती हैं क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? तो इस पर शनाया कहती है कि माँ मैं जब सोई थी तब बारिश आ गई थी और देखो मैं भीग भी गई हूँ। तभी उनकी नज़र शनाया के कमरे से निकल रहे राज पर जाती है। उन्हें सब समझ में आ जाता है कि शनाया भींगी कैसे। तब मालती जी कहती हैं कि कमरे में बारिश कैसे होगी। तब शनाया की नींद पूरी तरह से खुल जाती है और कहती है तो मुझ पर पानी कहाँ से आया। तब उसकी नज़र राज पर पड़ती है जो मुस्कुराते हुए उसके कमरे से बाहर आ रहा था। तब उसकी दिमाग की बत्ती जली और वो राज को मारने के लिए उसके पास दौड़ी। तो राज भी इधर उधर भागने लगा और शनाया उसके पीछे भागने लगी और बोली आपने मुझ पर पानी डाला, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो राज मालती जी के पीछे आ जाता है। तो शनाया कहती है माँ आप हटो, आज मैं भाई को छोड़ूंगी नहीं, इन्होंने मुझ पर पानी डाला, ऐसे कौन करता है। तो राज कहता है कि तुम इतनी देर तक सोती रहोगी तो यही होगा ना, और वो शनाया को चिढ़ाने लगा। तो शनाया और भड़क गई। तब मालती जी कहती हैं बस करो तुम दोनों, अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम दोनों लड़ने लगे। तो शनाया कहती है कि माँ देखो भाई हमको इतना परेशान करते हैं। तो मालती जी कहती जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। तो शनाया वहां से जाने लगती है और राज को देखकर कहती है अभी तो मैं जा रही हूँ, इसका हिसाब मैं बाद में करूंगी। तो राज कहता है कि कर लेना, पहले तुम जाओ, और शनाया अपना पैर पटकते हुए चली जाती है। उसके बाद मालती जी राज से कहती है कि तुम उसे तंग क्यों कर रहे हो। तो इस पर राज कहता है माँ मैंने ये जानबूझकर किया है। पर क्यों? तो राज कहता है मैंने उसे बचपन से नहीं देखा और वो भी कहीं ना कहीं मुझे मिस करती होगी, उसे भी अपने भाई के साथ खेलने लड़ने और हंसने का मन करता होगा पर वो नहीं कर पाई। तो मैं उसे हर चीज़ करवाना चाहता हूँ ताकि वो मेरे साथ एकदम रिलैक्स रहे। हाँ बात तो सही कह रहे हो, वो मुझसे कभी कहती नहीं थी पर वो तुम्हें और जयवीर को मिस जरूर करती थी। अच्छा ठीक है तुम नाश्ता करो, मैं तब तक काजल के लिए टिफ़िन पैक करती हूँ। कुछ देर बाद शनाया भी तैयार होकर आ जाती है और नाश्ता करने लगती है और राज से कहती है कॉलेज में तो अभी टाइम है, आप इतनी जल्दी तैयार होकर आ गए। तो इस पर राज कहता है कि मैं हॉस्पिटल अस्पताल जा रहा हूँ, वहीं से कॉलेज चला जाऊँगा। तो इस पर शनाया कहती है कि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। तो राज कहता है कि अगर मेरे साथ चलना है तो तुम भी चलो, हम दोनों हॉस्पिटल में काजल को देखकर वहां से ही चले जाएंगे। तो शनाया मान जाती है और वो दोनों वहां के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो राज उसे काजल के पास अंदर भेज देता है और वो वहीं बाहर रुक जाता है। शनाया के जाने के बाद राज राघवन के एक तरफ आने का इशारा करता है और वो एक साइड चला जाता है, तो राघवन भी उसके पीछे आ जाता है। उसके आने के बाद राज कहता है यहाँ सब ठीक है। तो राघवन कहता है जी बॉस सब ठीक है। तो राज फिर आगे कहता है पता चला कि पार्टी वाले दिन शनाया को कौन परेशान किया था। तो राघवन कहता है नहीं बॉस, वहाँ कोई कैमरा भी नहीं था और कोई स्टूडेंट्स भी नहीं थे, तो कुछ पता नहीं चला। फिर राघवन कहता है कि आप शनाया मैम से क्यों नहीं पूछ लेते। इस पर राज कहता है कि अभी वो मेरे साथ फ्रैंक नहीं हुई है और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मुझ पे अपने दिल से भरोसा करें और वो मुझे अपने बारे में कोई भी बात बिना किसी झिझक के बताए। खैर अब तुम जाकर आराम कर लो, कुछ देर में विक्टर यहाँ आ जाएगा और तब तक मैं यहाँ हूँ। तो राघवन वहाँ से चला जाता है और राज बाहर की ओर देखने लगता है, मगर वहाँ कोई और भी था जो राज और राघवन को बात करते हुए देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अशोक जी थे जो अभी यहाँ आए थे और वो अंदर रूम में जाने वाले थे, पर उनकी नज़र उन दोनों पर गई। वो बातें तो नहीं सुन पाए पर उन्हें कुछ बातें क्लियर हो रही थी और वो किसी को फ़ोन करके राज के बारे में पता करने को कहते हैं। आखिर अशोक सेन को क्या शक हुआ है राज पर और उसकी छानबीन करने को क्यों कहा? क्या पता लगा पाएगा राज की शनाया के साथ ऐसा किसने किया था? जानने के लिए सुनते रहिए रक्षक द डिस्ट्रॉयर सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.0 चैनल पर। एपिसोड 24 कुछ प्यार भरे लम्हे। अब आगे। इधर शनाया जब अंदर जाती है तो काजल भी उठ चुकी थी। तो शनाया कहती है गुड मॉर्निंग भाभी। तो काजल भी उसे रिप्लाई करती है और कहती है तुम अकेले आई हो। तो इस पर काजल कहती है ओहो क्या बात है, भाई का इंतजार हो रहा है। ये सुनकर काजल शर्मा जाती है। ये देखकर शनाया कहती है भाई बाहर ही हैं, कहीं आपको शर्म से लाल होते गालों को देख ले तो पता नहीं उनका क्या होगा। तो काजल कहती है बस भी करो और भूलो मत कि मैं तुम्हारी सीनियर भी हूँ। ये सुनकर शनाया का चेहरा लटक जाता है। ये देखकर काजल को अच्छा नहीं लगता है तो वो कहती है अच्छा ठीक है तुम मुझे भाभी कह सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो शनाया काजल की बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है आपको क्या चाहिए? तो इस पर काजल कहती है कि तुम राज के पसंद और नापसंद मुझे बताओगी। ये सुनकर शनाया उदास होकर कहती है मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो काजल कहती है हाँ मुझे पता है, अब वो तुम्हारे साथ रहता है तो पूछ लेना, और हाँ अगर तुमने मुझे बताया तो शॉपिंग और ट्रीट मेरी तरफ से। ये सुनकर शनाया के आंखों में चमक आ जाती है और वो खुश होते हुए कहती है पक्का ना। तो काजल कहती है पक्का वादा रहा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ राज आता है और कहता है कि क्या बातें हो रही थी। इस पर काजल कहती है ये हम दोनों का सीक्रेट है। तभी उन सबको एक और आवाज़ सुनाई देती है और वो कहते हैं मुझे भी तो सीक्रेट बात बताओ, मैं भी तो जानूं क्या बात है। तो सब उस तरफ देखते हैं तो अशोक जी मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे।
इस पर काजल कहती है डैड ये मेरी और शनाया का सीक्रेट है और हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे। तो इस पर अशोक जी कहते हैं ठीक है मत बताओ, मुझे भी नहीं जाननी बच्चों की बातें। और इतना बोल वो काजल के पास आकर बैठ जाते हैं। तो काजल कहती है कि आप अकेले आए हो, मोम क्यों नहीं आई। इस पर अशोक जी कहते हैं कि बेटा वो कुछ देर में आ जाएगी, वो तुम्हारे ठीक होने के लिए मंदिर गई हैं प्रे करने। इस पर काजल कहती है मॉम भी ना मैं इतनी ज़्यादा चोट नहीं है। इस पर अशोक जी कहते हैं बेटा बच्चों की ज़रा सी भी खरोंच ना माँ की जान निकाल देती है, ये सब रहने दो, तुम बताओ कैसी हो। तो काजल कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस ये पट्टी की दिक्कत है। तो अशोक जी कहते हैं कोई बात नहीं, ये 4-5 दिन में हट जाएंगे। अच्छा ठीक है अभी मैं चलता हूँ, अभी एक मीटिंग है और वो करके दोपहर तक मैं आ जाऊँगा और दीप्ति भी आती ही होगी। तो काजल कहती है ऑफ डैड बाय। फिर अशोक जी चले जाते हैं। फिर काजल राज से कहती है कि क्या तुम राघवन जी को थोड़ा आराम करने के लिए बोल दोगे, वो 2 दिन से यही हैं, मैंने कितनी बार बोला पर वो नहीं मानते हैं। इस पर राज कहता है कि मैंने उसे भेज दिया है, मैं आ गया था ना इसलिए वो भी चला गया। तो काजल कहती है कि तुमने ठीक किया, उनको भी आराम चाहिए। फिर वो राज को देखकर कहती है कि तुम दोनों ये बैग लेकर क्यों आए हो। इस पर शनाया कहती है भाभी वो हम ना यहाँ से कॉलेज जाएंगे। इस पर काजल कहती है क्या यहाँ नहीं रुकोगे। तो राज कहता है कि शाम को मैं यहाँ आ जाऊँगा और आज रात में यहीं रहूँगा। ये बात सुनकर काजल की आंखें चमकने लगती है और वो कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। तो राज हाँ कहता है अरे यार बातों में तो भूल ही गया कि माँ ने तुम्हारे लिए नाश्ता भेजा है। ये सुनकर काजल खुश हो जाती है और राज एक बाउल में निकाल देता है, जिसे देख काजल अपने जीभ को अपने होठों पर चलाने लगती है। उसकी ऐसी हरकत देखकर राज को दिल में एक अजीब एहसास होता है, उसका ध्यान उसकी होठों पर चली जाती है और उसका गला सूखने लगता है। तो काजल कहती है जल्दी से खिलाओ, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है वैसे ये है क्या। तो राज का को भैंस आता है और कहता ये फ्रूट स्ट्रॉबेरी आड़ू चाट है और काजल एक बाइट खिला देता है। काजल राज के हाथ से खा लेती है और साथ में उसके उंगली को भी, जिससे कि राज के शरीर में एक शुरशुरी होती है और उसका शरीर गर्म होने लगता है और वो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। तो काजल कहती है बहुत ही यमी फेस है और खिलाओ। तो राज उसे अपने कपकपाते हाथों से खिलाने लगता है। ये देखकर शनाया कहती है भाई आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं, आप ठीक तो हैं ना। उसकी बात सुन काजल मुस्कुराने लगती है और राज गुस्से में काजल को देखकर कहता है नहीं वो बस ऐसे ही कभी कभी हो जाता है। और इसी तरह नाश्ता कराकर राज और शनाया कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ इस देश से बाहर एक आइलैंड पर कुछ लोग हाथों में गन लिए चारों तरफ फैले हुए थे, जो कि वहां की एक अलग ही कहानी बता रही थी, जैसे कि वो कोई सेना हो। और सबके कलाई पर एक टैटू बना था जो कि एक फॉक्स का था। और वहीं आइलैंड के बने एक घर में एक आदमी सूट बूट पहने वहां के सोफे पर बैठा था, जो कि दिखने में 40-45 साल का लग रहा था और उसके हाथ में भी वही टैटू था। और उसके सामने 4 लोग खड़े थे, उनके हाथ पर भी वही निशान था। तो वो आदमी कहता है मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए, वो किसी दूसरे को हाथ लगे उससे पहले वो मुझे चाहिए। तो वहां खड़े लोग तुरंत यस बॉस कहकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देश से बाहर ही एक घने जंगल के बीच में एक आलीशान बंगला बना था, उसके आसपास भी बहुत सारे लोग हथियार लिए पहरा दे रहे थे, उनके गर्दन पर एक ईगल का निशान बना हुआ था। वहीं बंगले के अंदर हॉल में एक 50-55 साल का लगभग 5 फीट 8 इंच आदमी गुस्से में वहां बैठा हुआ था, उसकी गर्दन पर भी वही निशान था। ठीक उसके सामने एक आदमी अपने घुटनों पर बैठकर उस आदमी से माफी मांग रहा था, उसके गर्दन पर भी सेम निशान थे और वो कह रहा था बॉस माफ कर दीजिए, इस बार मैं खुद उस लड़की को लेकर आऊंगा। तब वो आदमी कहता है लेकर आना ही होगा, वो किसी और के हाथ लगे उससे पहले यहाँ लेकर आओ, इस बार कोई गलती नहीं। और उस मानिक राव से पैसे वापस लेकर आना। तो वो आदमी तुरंत वहां से चला जाता है। वहीं इंडिया के मुंबई में एक होटल के कमरे में 3 लोग बैठे थे, जिनमें सभी के हाथ में एक बिच्छू का टैटू बना था और वो आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा साला वो तो मर गया, पर उसने बताया ही नहीं कि आखिर वो लैब कहाँ है। तो दूसरे ने कहा तुमने ही तो उसे मारा। तो पहले वाले ने कहा मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वो गलती से मारा गया। उन दोनों की बातों को सुनकर उसने कहा अब इल्जाम लगाना छोड़ो और ये रही उसके बेटे और बेटी की तस्वीर और पता लगाओ कि वो लोग कहाँ हैं, और हाँ उस लैब को भी ढूंढने की कोशिश करो। इस पर उन दोनों ने हाँ कहा और वहां से बाहर निकल गए। आखिर कौन है ये लोग और किसके पीछे पड़े हैं और कौन सी लैब की बात कर रहे हैं, आखिर उन लोगों का मकसद क्या है, और वो फोटो किसकी थी और वो लोग किसकी मौत की बात कर रहे थे। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब आपको मिलेंगे, इसलिए पढ़ें ये कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। एपिसोड 25 राज के बारे में पता करना। अब आगे। दिल्ली के एक कोने में एक फार्म हाउस घर के अंदर एक 50-55 साल का आदमी सोफे पर बैठा बहुत ही टेंशन में था और वो बार बार अपने फ़ोन को देखे जा रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है बॉस अभी तक पता नहीं चला है। तो वह कहता है आखिर वो लोग गए कहाँ, ज़मीन का गया या आसमान निकल गया है। ये कोई और नहीं मानिक राव था। वो कहता है मेरे शहर में कौन आ गया है जो मेरे आदमियों को गायब कर रहा है, ऊपर से उस लड़की के बदले जो रुपए मिले थे वो भी बिच्छू गैंग के लोग वापस मांग रहे हैं। उसने मुझे इस काम को करने से भी मना कर दिया है। फिलहाल तुम सब अपने लोगों को बोलो, उन लोगों को ढूंढो, आखिर मैं जानना चाहता हूँ इस शहर में कौन आ गया है जो मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, मुझे हर एक चीज़ पता करके बताओ। तो उसके आदमी अपने काम पर लग गए। इधर राज अपने कॉलेज में घुसता है और वो अपनी क्लास में जा रहा था कि उसकी टक्कर एक लड़की से हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि वैष्णवी राजपूत थी। सिचुएशन ऐसी थी कि वैष्णवी नीचे और राज उनके ऊपर था, जिससे उन दोनों के सीने आपस में टच हो रहे थे।
जिससे वैष्णवी राजपूत का दिल जोरों से धड़कने लगा। वहीं राज का हाल भी कुछ ऐसा ही था। ठीक उसी वक्त अमन भी वहां से गुजर रहा था। जब उसने उन दोनों को ऐसे देखा तो एक फ़ोटो खींचकर निकल गया। फिर वैष्णवी राजपूत गुस्से में राज को एक तरफ धक्का देती है तो राज एक साइड हट जाता है और वैष्णवी खड़ी हो जाती है और कहती है, आंखें क्या घर छोड़कर आए हो जो तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो राज कहता, सॉरी मैम, मैं वो बात कर रहा था इसलिए देख नहीं पाया। क्या तुम पागल हो जो अकेले बात कर रहे थे? तो राज अपने बगल में देखता है तो शनाया नहीं थी। अब राज को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोले, तो वैष्णवी कहती है, आगे से ऐसा कुछ हुआ तो इसकी सजा मिलेगी, समझे? इतना बोल वो चली गई। तो राज शनाया को देखने लगा को वो कहाँ है, तो वो शनाया को थोड़ी दूरी पर दिखती है जो मुंह दबाकर हंस रही थी। तो राज उसके पास जाकर कहता है, अपने भाई को मुसीबत में छोड़कर तुम यहाँ मुझ पर हंस रही हो? तो शनाया कहती है, आपने सुबह जो मेरे साथ किया था उसी का बदला था। राज ये सुनकर कहता है, ऐसे कोई बदला लेता है? अगर वो मुझे पनिशमेंट दे देती तो? तब शनाया कहती है, उसी के लिए तो मैं वहां से चली आई, पर क्या फ़ायदा, आपको कोई सजा ही नहीं मिली हो तो तुम सजा का इंतजार कर रही थी तुम्हें तो। राज ने इतना ही कहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा तो वो अपने फ़ोन पर नाम देखकर शनाया को क्लास में जाने को कहता है। तो शनाया हंसते हुए चली जाती है तो राज भी उसकी हंसी देखकर मुस्कुरा देता है और फिर वो कॉल उठाता है तो फ़ोन की दूसरी तरफ से हितेश कहता है, सर हमने एमएस कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया है, अब आगे क्या करना है? इस पर राज कहता है, सबसे पहले तुम मीडिया में ये खबर दो और उनसे कहो कि एमएस कॉर्पोरेशन अब दिल्ली से ऑपरेट होगा और 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो और संडे को एमएस कॉर्पोरेशन के तरफ से पार्टी का ऐलान करो और यहाँ के सभी बड़े बिजनेसमैन को बुलाओ। तो उधर से हितेश कहता है, सर वो अभय पूछ रहा था कि उसे अब क्या करना है? तो राज कहता है, उसे पार्टी में आने को कह दो, बाकी मैं तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताता हूँ क्या करना है, और राज फ़ोन रख देता है। उधर हितेश किसी को फ़ोन करके कहता है, तुम मीडिया में ये खबर कर दो कि एमएस कॉर्पोरेशन का मेन ब्रांच अमेरिका से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है और उनसे कहना कि कंपनी के सीईओ ने 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इतना बोल वो फ़ोन रख देता है। इधर वो आदमी तुरंत ये खबर मीडिया को बताता है और कुछ देर में ही ये खबर पूरी दिल्ली को हिलाने के लिए काफ़ी था। करीब 1 घंटे बाद सब जगह बस एमएस कॉर्पोरेशन के शिफ्ट होने की खबर पूरी दिल्ली में फैल चुकी थी। ये सुनकर सभी बिजनेसमैन इस कंपनी के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और ये न्यूज़ अशोक सेन को भी पता चला तो वो भी खुश हो गए क्योंकि वो काफ़ी वक्त से इस कंपनी के साथ काम करना चाहते थे। तो वो तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने जो पता करने को कहा था राजवीर के बारे में पता किया? तो वो कहता है, सर कुछ पता नहीं चला, बस थोड़ी ही जानकारी है। और वो क्या है? इस पर असिस्टेंट कहता है, उसके दिल्ली आने और कॉलेज जाने को छोड़कर बस इतना ही पता चला कि पहले वो एक खोली में रहता था और थोड़े दिन पहले वो एक लड़की को अपनी बहन मानता है और उसके कहने पर अब वो उनके साथ रहता है। बाकी उसके बारे में कोई कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा है, जैसे लगता है वो अभी पैदा ही हुआ है। और एक बात है सर, जो लोग काजल मैम को किडनैप किए थे उन लोगों के साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैम का साथ कुछ हुआ ही नहीं, ये बड़ी अजीब बात है। लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। तो अशोक जी कहते हैं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आज ही मुझे पता चला है कि मानिक राव के कुछ लोग किसी को उठाने के लिए काजल मैम के कॉलेज गए थे और वो कम से कम 25-30 लोग थे और उस दिन के बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। और मानिक राव भी पता नहीं लगा पा रहा है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। मुझे लगता है इस शहर में बहुत बड़ा होने वाला है। इस पर अशोक जी कहते हैं, ये तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सारी चीज़ें राजवीर से जुड़ी हुई है। अचानक से उसका हमारी ज़िंदगी में आना और इतना सब होना और एमएस कॉर्पोरेशन का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ तो कहीं गलत है। अच्छा ये बताओ, कॉलेज और सनशाइन बाग का सीसीटीवी का क्या हुआ? सर यही तो मुझे गड़बड़ लगी, क्योंकि उन लोगों का पूरी दिल्ली में कहीं कोई फुटेज है ही नहीं। जैसे लगता है दिल्ली में वो लोग कभी थे ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने पुलिस वाले से भी पूछा पर उनके डेटाबेस से भी सारी फाइलें गायब है। ऑनलाइन तो छोड़िए सर, ऑफलाइन की फाइलें तक गायब है। सोचिए सर वो कितना खतरनाक होगा जो सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब तुम जाओ, राजवीर के बारे में जितना हो सके पता करो। तो असिस्टेंट तुरंत वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अशोक जी कहते हैं, आखिर कौन है एमएस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और वो क्यों काजल पर इतना मेहरबान है? बस एक बार उनसे मीटिंग हो जाए, मैं उनसे पूछ ही लूँगा। इधर राज का कॉलेज भी खत्म हो गया और शनाया और राज कॉलेज के बाहर आ गए और कैब का इंतजार करने लगे। ठीक उसी समय राज का फ़ोन बजता है जो कि विक्टर का था। तो वो शनाया से थोड़ी दूर जाकर फ़ोन उठाता है तो विक्टर कहता है, बॉस मानिक राव के लोग उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो राज कहता है, कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम पापा के बारे में पता लगाने पर ध्यान दो। इतना कहकर राज फ़ोन रख देता है और शनाया की तरफ मुड़ता है तो उसकी नज़र रोड को दूसरी साइड पर पड़ता है, जहां से 2-3 लोग लगातार शनाया को देख रहे थे और उसकी और राज की फ़ोटो खींच रहे थे। ये देखकर राज उनके तरफ जाने ही वाला था कि शनाया उसे आवाज़ लगाती है और कहती है, भाई कैब आ गई, चलिए चलते हैं। तो राज उन लोगों की तरफ एक नज़र देखता है और गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद वो एक मैसेज करता है और उसकी गाड़ी घर की तरफ चल पड़ती है। तो राज एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो वो लोग भी उसका पीछा कर रहे थे। ये देखकर राज हल्का मुस्कुराता है। अभी राज जिस गाड़ी में बैठा था थोड़ी दूर चला ही था कि अचानक से उसके टैक्सी के दोनों साइड और पीछे कई कारें उस टैक्सी को कवर कर लेती है। ये देखकर शनाया और कैब ड्राइवर डर जाता है। आखिर राज की सच्चाई क्या है
और क्यों वो MS कॉर्पोरेशन को दिल्ली में शिफ्ट किया? क्या अशोक सेन पता लगा पाएंगे राज के बारे में? कौन थे वो लोग जो शनाया और राज पर नज़र रख रहे थे? और इतनी गाड़ियाँ वहाँ क्यों आईं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए ये कहानी, क्योंकि कहानी में अब रोमांच, रहस्य और एक्शन का तड़का लगाने वाला है। और प्लीज़ अपना प्यार हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके दें। एपिसोड 26, अशोक सेन का शक राजवीर पर। अब आगे। अचानक से इतनी सारी गाड़ियों को देखकर शनाया कहती है, भाई ये लोग अपनी गाड़ी को क्यों घेर कर चला रहे हैं? तो राज कहता है, तुम डर क्यों रही हो? वो सिर्फ चल रहे हैं ना, हमें थोड़े ही कुछ कर रहे हैं। शायद वो जल्दी में है, इसलिए पास लेने के लिए हमसे आगे जाना चाहते होंगे, और आगे देखो जगह नहीं है इसलिए आगे नहीं जा रहे हैं। तब शनाया आगे देखती है तो फिर रिलैक्स हो जाती है। तभी राज के मोबाइल पर एक MSG का टोन बजता है। तो राज अपने मोबाइल का MSG देखता है तो उस पर डन थम्स अप का चिन्ह का MSG होता है। फिर सभी गाड़ियां अचानक गायब हो जाती है। तो राज कहता है, देखो सभी गाड़ियां चली गईं। तब जाकर शनाया और वो ड्राइवर राहत की सांस लेते हैं। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं तो घर पर ताला लगा होता है। तो राज कहता है, ताला क्यों लगा है? तो इस पर शनाया कहती है, अभी शाम को 5 बजे हैं ना, और माँ 6 बजे आती है। मैं बस से आती थी तो माँ के आने का बाद पहुँचती थी, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, मेरे पास चाबी है। तो इस पर राज कहता है, तो खोलो। तो शनाया कहती है, नहीं। तो राज कहता है, पर क्यों? तो शनाया कहती है, सबसे पहले मुझे आप वादा करिए कि आप शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। तो राज कहता है, ये क्या बात हुई? तो शनाया कहती है, रहिए बाहर। फिर राज कहता है, ओक। तो शनाया दरवाज़ा खोल देती है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर आधे घंटे बाद दोनों फ्रेश होकर आते हैं और दोनों किचन में जाकर कुछ खाने को बनाते हैं। तो राज भी आज काजल के लिए अपने हाथों से खाना बनाता है। अभी दोनों काम कर ही रहे थे कि वहाँ मालती जी भी आ जाती है, और जब वो घर के अंदर आती हैं तो दोनों को काम करते हुए देखती हैं, जो काम के साथ साथ नोक झोंक भी कर रहे थे। ये देखकर वो मुस्कुराती है और कहती, क्या बात है, आज तो बिना मेहनत किए खाना मिलेगा। इस पर दोनों मालती जी के पास आकर एक एक साइड हक कर लेते हैं। फिर राज कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हॉस्पिटल अस्पताल जाना था इसलिए मैंने जल्दी से बना लिया, और वैसे भी आप हम दोनों के लिए इतना करती हैं तो मैंने भी आपके लिए कर दिया। उसके बाद मालती जी अपने कमरे में चली जाती हैं और कुछ देर बाद आती है। तो राज कहता, माँ मैं आज रात वहीं रहूंगा, और इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। तो मालती जी बस मुस्कुरा कर रह जाती हैं। तो करीब 1 घंटे बाद राज वहाँ पहुँच जाता है। जब वो हॉस्पिटल अस्पताल के अंदर जाने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजता है। तो राज अपने फ़ोन पर शेरा का नाम शो हो रहा था। तो वो तुरंत फ़ोन उठाता है तो दूसरी ओर से आवाज़ आती है, बॉस आप कब आएंगे और इनका क्या करना है? तो राज कहता है, मैं कल सुबह आऊँगा, और इनसे पूछताछ करो और कुछ इंपॉर्टेंट पता लगे तो इन्फॉर्म कर देना। और राज फ़ोन रख देता है। फिर राज अंदर चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो दीप्ति जी और अशोक जी वहीं बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो राज उन दोनों को नमस्ते कहता है और वही सोफे पर बैठ जाता है। तो काजल राज को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, आज कॉलेज में क्या हुआ? तो राज कहता है, कुछ गाँव तो नहीं हुआ है, और वो वहाँ पड़े बोतल से पानी पीने लगता है। ठीक उसी समय अशोक जी राज से कहते हैं, वैसे बेटा क्या तुम MS कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को जानते हो? इस पर राज जो पानी पी रहा था उनके बोलते ही सारा पानी उसके मुंह से बाहर आ जाता है और वो खांसने लगता है। तो तुरंत दीप्ति जी आकर उसका पीठ सहलाने लगती हैं और कहती हैं, बेटा आराम से पीना चाहिए ना। इस पर राज अपने मन में कहता है कि अपने पति से बोलिए ना, कोई अचानक इतना बड़ा बम बम फोड़ेगा तो ऐसा ही रिएक्शन होगा ना। तब राज कहता है, नहीं आंटी, आराम से ही पी रही था, शायद ज़्यादा पानी अंदर ले लिया तो ऐसा हो गया, बाकी मैं ठीक हूँ। तो अशोक जी कहते हैं, बेटा बताया नहीं? तो राज कहता है, जी नहीं अंकल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो अशोक जी कहते हैं, बेटा उनके हॉस्पिटल अस्पताल में काजल का इलाज होना और उनके आदमियों का होना, साथ में उनके खास आदमी काजल का बॉडीगार्ड बनना, और तुम्हारा यहाँ होना, मुझे लगा शायद तुम जानते होगे, क्योंकि हम लोगों का उनसे तो कोई संपर्क ही नहीं है। तो राज कहता है, अंकल ये मैं कैसे बता सकता हूँ, पर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? तो अशोक जी कहते हैं, तुम्हें पता है काजल को जिसने किडनैप किया था उनका कुछ पता ही नहीं है, जैसे लगता है कि वो लोग कभी थे ही नहीं। इस पर दीप्ति जी कहती हैं, आप क्या कह रहे हैं? तो अशोक जी कहते हैं, हाँ दीप्ति, मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने उन लोगों का पता लगाने की कोशिश की ताकि उनको सजा दिलवा सकूँ, पर वो लोग तो ऐसे गायब हो गए जैसे कि वो लोग कभी थे ही नहीं। और तुम्हें पता है दिल्ली के इतने बड़े शहर के एक भी CCTV में उनका वजूद ही नहीं है, और इतना ही नहीं, उन पर जो केसेज थे वो भी सभी पुलिस स्टेशन से फाइलें तक गायब है, जैसे किसी नाम के लोग कभी दिल्ली आए ही नहीं। तभी काजल कहती है, डेट पर जिस टाइम राघवन मुझे गाड़ी में बिठाए थे उस वक्त तो वो लोग थोड़ा बहुत जख्मी हुए थे। तब अशोक जी कहते हैं, ये तो बस वही बताएगा, पर वो अभी तक आया क्यों नहीं? तो काजल कहती है, आज वो नहीं आएंगे क्योंकि आज राज यहाँ रुकेगा। तो अशोक जी का ध्यान एक बात पर जाता है और कहते हैं, वैसे बाहर एक नया चेहरा देखा, वो कौन है? उनकी बात सुनकर राज मन में कहता है, इनको बिजनेसमैन नहीं CBI में होना चाहिए था, जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है वक्त से पहले मुझे पहचान लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मुझे इनका ध्यान अपनी ओर से दूसरी तरफ खींचना होगा। और ये सब सोचने के बाद कहता है, अंकल वो राघवन ने कहा था कि जब तक वो नहीं आता है तो वो किसी और को भेज देगा, शायद वही होगा। फिर राज कहता है, अंकल और आंटी आप दोनों घर जाए, मैं यहाँ काजल का ध्यान रख लूँगा। तो वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं और वो निकलने लगते हैं, और दोनों काजल से कहते हैं, बेटा हम सुबह आ जाएंगे, इतना बोल वो दोनों चले जाते हैं।
उनके जाने के बाद काजल कहती है कि मुझे बाहर जाना है, 3 दिनों से मैं इस रूम में पड़ी हूँ। तो राज कहता है नहीं, अभी तुम्हारा बुलाना पैरों के लिए सही नहीं है, और आगे कहता है पहले तुम खा लो, और उसे खाना निकाल कर दे देता है। तो काजल कहती है मैं तभी खाऊंगी जब तुम मुझे बाहर जाने दोगे, पता है कोई भी मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा है। और वो अपना क्यूट सा फेस बनाती है जिसे देखकर पता नहीं क्यों पर राज ना नहीं कह पाता और कुछ सोचकर हाँ कर देता है और उसे खिलाने लगता है। तो काजल खुशी से खा लेती है। उसके बाद राज कहता है मैं अभी आया। इतना बोल वो वहां से चला जाता है मगर अपना फ़ोन वहीं पर भूल जाता है। उसके जाते ही उसका फ़ोन बजता है तो शनाया उस पर नाम देखती है तो सिर्फ नंबर लिखा होता है। तो वो कहती है फ़ोन उठाओ या नहीं, तब तक फ़ोन कट जाता है और फिर दोबारा रिंग करता है मगर काजल कुछ सोचकर नहीं उठाती, मगर तीसरी बार जब बजता है तो वो उठा लेती है। तो शेरा बिना इधर की आवाज़ सुने कहता है बॉस पता चल गया है वो किसके आदमी हैं और ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं, आपको यहाँ जल्दी से आना होगा। तो शनाया कहती है हेलो कौन हो तुम और बॉस किसे कह रहे हो। तो शेरा अपने फ़ोन को देखता है और नंबर को फ़ोन तो उसने सही ही लगाया पर लड़की ने फ़ोन उठाया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, अब ये तो बॉस ही बताएंगे। तो काजल कहती है सुन रहे हो। तो उधर से शेरा कहता है माफ़ कीजिएगा मैडम, रॉन्ग नंबर, और फ़ोन काट देता है। तो काजल कहती है बड़ा ही अजीब आदमी है और फिर वो राज का इंतजार करने लगती है। तो अब राज क्या करेगा अशोक सेन ने के साथ, और राज बाहर क्यों गया है और शेरा को क्या पता चला, जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। एपिसोड 27 राज और काजल का किस। अब आगे कुछ समय बाद राज एक व्हीलचेयर लेकर रूम में आता है तो काजल उसके फ़ोन को घूर रही थी। तो राज कहता है अब इस फ़ोन ने क्या किया जो उसे घूर रही हो। तो काजल कहती है एक आदमी का फ़ोन बार बार आ रहा था इसलिए मैंने उठा लिया। तो उधर से बड़ी अजीब बातें बोल रहा था, कह रहा था बॉस आपको आना होगा, पता चल गया। जब मैंने इधर से बोला तो उसने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया। तब राज एक गहरी सांस लेकर कहता है लग गया होगा गलती से। तभी काजल का ध्यान राज पर जाता है तो उसके हाथ में व्हीलचेयर देखकर कहती है तुम इसे लेकर क्यों आए हो। तो राज कहता है कि तुम्हें अभी बुलाना नहीं है ना, तो तुम इस पर बैठकर बाहर जा सकता हो। तो काजल का मुंह बन जाता है मगर बाहर जाने के कारण कुछ नहीं कहती और राज उसे उस पर बैठने में मदद करता है और उसे लेकर कमरे से बाहर आता है। जब काजल बाहर आती है तो इतने सारे आदमी को काले कपड़े पहने और हाथों में गन लिए खड़ी देखती है। तो काजल डर से राज का हाथ कसकर पकड़ लेती है। राज को जब अपने हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत देखता है तो समझ जाता है कि वो डर रही है। तो राज कहता है डरने की कोई बात नहीं, ये लोग तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं, पर ये लोग कौन है। तभी काजल की नज़र एक आदमी के कपड़ों पर गई जिस पर MS कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। ये देखकर काजल कहती है हद हो गई है, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो राज कहता है कि क्या कहा। इस पर काजल कहती है अरे मेरा मतलब है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ और मेरे लिए इतना सब कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पर राज काजल के मज़े लेते हुए कहता है शायद वो तुम्हें पसंद करता होगा और तुमसे शादी करना चाहता होगा। अरे नहीं, अगर ये बात सच हुई तो वो मुझे जान से ही मार देगा। इस पर काजल कहती है क्या बकवास कर रहे हो, अगर वो बुढ़ा हुआ तो मेरा क्या होगा। तो राज कहता है इसका मतलब अगर वो जवान होगा तब कर लोगी। तो काजल कहती है क्यों नहीं, देखो उसके बिना होते हुए भी मेरे लिए इतना सब किया तो कौन सी लड़की मना करेगी। इस पर राज का मुंह बन जाता है और काजल मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राज फिर वहां से काजल को लेकर जाता है, उसे पूरा हॉस्पिटल अस्पताल दिखाता है और आखिर में उसे छत पर ले जाता है। काजल वहां पहुंचकर एक गहरी सांस लेती है और कहती है अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो उस रूम में रहकर पागल ही हो जाती। कुछ देर वहां का नज़ारा देखने के बाद राज से कहती है वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो राज कहता है नहीं, वैसे भी एक गरीब आदमी की गर्लफ्रेंड बनना कोई भी लड़की पसंद नहीं करती और मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही स्मार्ट दिखता हूँ। ये सुनकर काजल खुश हो जाती है और आगे कहती है वैसे तुम इतना बुरा हुआ नहीं दिखते। तो राज कहता है मतलब मैं थोड़ा बुरा लगता हूँ। इस पर काजल कहती है तुम बात निगेटिव क्यों सोचते हो, मेरे कहने का दूसरी साइड भी तो देखो, तुम कुछ अच्छे भी तो लग रहे हो। बात करते करते काजल व्हीलचेयर से उठने लगती है पर चोट की वजह से वो लड़खड़ा जाती है और गिरने लगती है। तो राज एकदम से उसके कमल को पकड़कर थाम लेता है। काजल जो गिरने की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, थोड़ी देर में जब उसे लगता है कि नहीं गिरी तो वो आंखें खोलती है। जब वो आंखें खोलती है तो उसकी आंखें राज की आंखों से टकराता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। राज एक टक काजल को देख रहा होता है, वो उसकी आंखों में डूब ही गया था। फिर उसकी नज़र काजल के गुलाबी होठों पर टिक जाती है। जब राज से बर्दाश्त नहीं होता है तो वो काजल के होठों को अपने होठों से चिपका देता है जिससे काजल की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है जिससे वो राज को अपने से दूर नहीं कर पाती और राज जैसा करता है करने देती है। वहीं राज काजल को किस करते करते अपने कंट्रोल से बाहर होने लगता है और उसका दूसरा हाथ काजल को सहलाने लगता है। अब उसका हाथ सिर से गर्दन तक पहुंच जाता है और उसका हाथ उसके नीचे जा पाता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजता है जिससे काजल और राज को होश आता है। तो वो एकदम से काजल व्हीलचेयर पर बैठा देता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है माफ़ कर दो, मैं ऐसा कोई इरादा नहीं था, पता नहीं ये कैसे हो गया। और वो वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है और अपना फ़ोन उठाता है। तो दूसरी तरफ से शेरी कहता है BOSD आपको यहाँ आना होगा, इन लोगों ने कुछ बताया है जो शनाया मैम के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये सुनकर राज कहता है ठीक है, मैं 1 घंटे में खा जाऊँगा और वो फ़ोन रख देता है और वो बिना काजल को देखे उसके व्हीलचेयर को चलाने लगता है और उसे बेड पर लेटाकर बिना काजल की तरफ देखे वहाँ से चला जाता है।
इससे काजल को बहुत बुरा लगता है और कहती है गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, तो वो बिना बोले ही चला गया और उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं और कहती मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, तुम जब भी आते हो बिना बताए चले जाते हो, तुम बहुत बुरे हो, इतना बोल वो रोने लगती है। वहीं राज हॉस्पिटल अस्पताल से निकलकर कुछ देर बाद एक विला में पहुंचता है। वो विला देखने में आलीशान और लग्जरी था और वहां काफी लोग हाथों में हथियार लिए उस विला की पहरेदारी कर रहे थे। राज जब में गेट के पास जाता है तो वहां के गार्ड उसको सलाम करते हैं और उसके लिए गेट खोलते हैं और वो अंदर जाता है और अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि वहां बड़ा सा गार्डन था जिसमें बहुत तरह के फूलों के कलेक्शन था, जिसकी खुशबू से वहां का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। मेन गेट से दो रास्ते थे, एक जो विला के अंदर जाता था, दूसरा विला के दूसरी तरफ। तो राज विला के दूसरे रास्ते से पीछे के एरिया में जाता है तो वहां भी गार्ड्स पहरा दे रहे थे। राज को देखकर सलाम करते हैं और राज एक तहखाने में ले जाते हैं जहां 3 आदमियों को उल्टा लटका कर रखा गया था। आखिर क्या पता लगा था शेरा को शनाया के बारे में? अब राज क्या करेगा इन लोगों के साथ? क्या काजल अब राज से बात नहीं करेगी? जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी कहानी प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। एपिसोड 28 राजवीर की अतीत की झलकियाँ। अब आगे राज तहखाने में जाकर उन लोगों को नीचे उतारने को कहता है तो उसके आदमी उन तीनों को उतारने लगते हैं। तो राज शेरा से कहता है क्या पता चला? तब शेरा कहती है बॉस ये लोग बिच्छू गैंग से हैं। ये सुनकर राज कहता है माफिया का शनाया से क्या लेना देना? तो शेरा कहता है मुझे नहीं पता, इन लोगों ने बस इतना कहा कि इन्हें सिर्फ शनाया मैम पर नज़र रखने को कहा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है, बाकी के बारे में आप खुद ही जाने तो बेहतर है। ये सुन राज सिर हिला देता है। तब तक उन तीनों को उतारकर जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया गया था। तो राज उनके पास जाता है और कहता है तुम जैसे माफिया शनाया के पीछे क्यों है? इस पर उनमें से एक कहता है तुम कौन हो? इस पर राज कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी दूसरा कहता है तुम तो वही हो जो उस लड़की के साथ था, आखिर तुम हो कौन? इस पर राज कहता है मैं शनाया का भाई हूं। तो तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं नामुमकिन, ये नहीं हो सकता, हम लोगों ने उसके भाई को 15 साल पहले ही मार चुके हैं। ये सुनकर राज चौंक जाता है और साथ ही वहां पर मौजूद सभी लोग। फिर राज कहता है तो वो बिच्छू गैंग का काम था, वैसे उस समय तुमने काम काफ़ी अच्छा किया था, पर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें धोखा दे दिया। और पता है उस दिन तुमने किसको मारा था? वो आरएस का बेटा था। ये सुनकर उन तीनों की सांसें हलक में अटक जाती है और घबराते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, मैं आरएस से दुश्मनी क्यों करूंगा? तो राज कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आरएस के बेटे को मारकर अभी तक जिंदा हो, पर अब जब मुझे पता है कि इसके पीछे तुम्हारी गैंग है तो अब आरएस तुम लोगों के पीछे आएंगे। ये उन तीनों ने एक साथ पैंट गीली कर दी। तो राज कहता है अब जान गए हो तो बताओ शनाया के पीछे क्यों पड़े हो? इस पर उनमें से एक कहता है हम लोगों को सिर्फ उस लड़की पर नज़र रखने को कहा गया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, पर वो उन्हें सही सलामत चाहिए। हमारे लीडर ने कहा था कि उस लड़की को कोई भी खरोंच नहीं आनी चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं पता। तो राज वहां से उठकर जाने लगता है और शेरा को उन तीनों को मारने को कग्य देता है। वहां से निकलने के बाद राज हॉस्पिटल ना जाकर विला के अंदर जाता है। चूंकि अब तक रात के 12 बज गए थे तो वो वहीं रहना ठीक समझा और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। पर उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो बालकनी में आकर आसमान की ओर देखकर कहता है पापा आप क्या करते थे? ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से आपकी जान गई और अपने शनाया को इसमें कैसे शामिल किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे उसकी हिफाजत कर पाऊंगा? कुछ तो कहीं छोड़ा होगा आपने, कोई क्लू? आखिर आपने मुझे आम इंसान की तरह क्यों रहने को कहा और मुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए क्यों भेजा? ये सब कहते हुए राज का सिर अब बहुत तेज दर्द करने लगा था और वो आकर बेड पर सो गया। अगली सुबह राज की नींद एक फ़ोन कॉल से कुटी में हितेश का कॉल था। तो राज कहता है बोलो क्या हुआ? तो राज कहता है सर मैं दिल्ली आ चुका हूं। तो राज कहता है तुम अभी जाकर आराम करो और पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे हैं? तो हितेश कहता है सर 4 बजे। तो राज कहता है ठीक है तुम तैयारी करो, बाकी मैं तुम्हें बताता हूं। और इतना बोल वो फ़ोन रख देता है और वो वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद वो घर के लिए निकलता है। जब तक राज घर पहुंचता है तो 8 बजे चुके थे। वो वहां जाता है और मालती जी को गुड मॉर्निंग बोलकर उन्हें हक करता है। तो मालती जी कहती हैं बेटा जाकर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूं। तो राज कहता है शनाया अभी तक नहीं उठी। तो शनाया की आवाज़ आती है माँ गुड मॉर्निंग। इतना बोल वो राज को हटाते मालती जी के गले लग जाती है और अपने बालों को स्टाइल मारते हुए चेयर पर बैठ जाती है। तो राज कहता है माँ इसे क्या हुआ, कहीं इसके अंदर आत्मा तो नहीं आ गई? इस पर मालती जी कहती हैं कि कोई आत्मा नहीं आई है, बल्कि कल उसने अपने बालों का स्टाइल करवाया है, बस वही तुमको दिखा रही है। ये सुनकर राज एकदम गौर से शनाया को देखता है। उसके चेहरे पर खुशी देखते हुए राज अपने मन में कहता है मैं इस खुशी को बनाए रखने के लिए मैं हर वो चीज़ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारे आने वाले हर खतरे को मैं खत्म कर दूंगा, चाहूँ उसकी किस्मत मेरी जान ही हो। और इतना सोचते हुए वो शनाया के पास आता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो और तुम्हारे नया स्टाइल भी, और ये जो तुम्हारे 2 सिंग निकल रहे हैं वह काफ़ी क्यूट है। ये सुनकर शनाया कहती है थैंक यू भाई, मगर उसे सिंग वाली बात याद आती है तो वो राज को मारने के लिए दौड़ती है। ये देखकर मालती जी कहती हैं ये लोग हो गया इनका, और इतना बोल वो किचन में चली जाती है। इधर ये दोनों लड़ते हुए छत पर आ जाते हैं और दोनों थक हार कर वहीं बैठ जाते हैं और एक साथ हंसने लगते हैं। इसके बाद शनाया कहती है भाई आपको कुछ बताना है?
ये सुनकर राज शनाया की तरफ देखता है तो शनाया कहती है मेरी कब से इच्छा थी कि मेरा भाई वापस आए और मैं उससे लड़ाई करूं, साथ में अपने दिल की बात भी बताऊं और उसके साथ मस्ती और शॉपिंग करूं। और आगे कहती है मैं ये बात घर पर नहीं कर सकती। तो राज कहता है ठीक है, वैसे भी आज हाफ डे कॉलेज है तो उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूंगा, तुम वही बात कर लेना। ये सुनकर शनाया खुश हो जाती है और राज को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद राज को अचानक कुछ याद आता है और वो शनाया को नीचे जाने को कहता है। जब वो चली जाती है तो वो एक फ़ोन लगाया है और 2-3 रिंग के बाद कॉल उठा लिया जाता है तो दूसरी तरफ से एक भारी और रौबदार आवाज़ आई, अब जाकर तुम्हें मेरी याद आई। तो राज कहता है नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप हर दिन याद आते हैं, आपके बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा सेटी मत हो, ये बताओ फ़ोन क्यों किया है। तो राज कहता है आपके बदले का टाइम आ गया है, जिसने भी वो किया उसका पता चल गया। और हाँ, अपना वादा भूलना मत, आपने वादा किया था कि अगर मैं उसका पता लगा लूँ तब आप दिल्ली आ जाएंगे। तो उधर से आवाज़ आती है बच्चे, रंजीत शाही अपनी ज़बान से कभी पीछे नहीं हटता है, ये तुम जानते हो, और थैंक यू बेटा कि तुमने मेरी 15 सालों की तपस्या का फल दिया। अच्छा बताओ शनाया बेटी, और आपकी माँ कैसी हैं। तो राज कहता है आप जब यहाँ आना तो देख लेना, वैसे भी अब आपको हमारे साथ ही रहना है। इस पर रंजीत शाहनी कहते हैं मैं तो कब से यही चाहता हूँ, मेरा तुम्हारे सिवा अब है कौन। और हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वो तुझे बहुत याद करती है। तो राज कहता है तो आप दोनों जल्दी से आ जाओ, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। तो कब आ रहे हो। इस पर रंजीत जी कहते हैं आज उस काम को खत्म कर कल मैं वहाँ जाऊँगा, तो मैं संडे को आ जाऊँगा। और इतना बोल वो फ़ोन रख देते हैं। आखिर कौन है रंजीत शाहनी और क्या रिश्ता है राजवीर से, और 15 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, और शनाया क्या बात करने वाली है, जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी कहानी प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। एपिसोड 29 शनाया और उसके पिता का सच। अब आगे। इधर राज ने रंजीत शाहनी को सभी डिटेल भेजे दिया था और उसे देखकर उनके आंखों में गुस्से की ज्वाला दहक उठी और उन्होंने एक फ़ोन किया और एक लोकेशन बताया और कहा आज इस गैंग को जड़ से ख़त्म करना है। तो चलिए अब इनके बारे में बताते हैं। ये माफिया किंग कहे जाते हैं और इनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम RS है, जिनके लीडर ये हैं। इनकी वाइफ का नाम वानी शाहनी है और इनका एक बेटा था आरुष शाहनी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 15 पहले इनके बेटे को मार दिया गया था, मगर इन्हें 15 सालों में हत्यारे का पता नहीं चला था, लेकिन आज उसके बारे में जानकर उसे खत्म करने जा रहे हैं। इनके बेटे की मौत क्यों हुई ये सिर्फ राजवीर जानता है जो कि उस समय वहीं पर था। इसकी मौत कैसे हुई और राजवीर रंजीत शाही से कैसे मिला ये बाद के एपिसोड में पता चलेगा। अब कहानी पर आते हैं। रंजीत जी के फ़ोन करते ही उसके सभी आदमी निकलने के लिए तैयार हो गए और वो लोग वहां के लिए निकल गए। करीब 2 घंटे बाद सभी लोग एक जंगल के पास पहुंच गए और वहां से वो लोग अंदर जाने लगे। इधर जंगल के अंदर एक घर में बिच्छू गैंग के हेड बैठा हुआ था और वो बार बार किसी को फ़ोन कर रहा था मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो वो गुस्से में फ़ोन को ज़मीन पर पटक देता है, तभी उसे बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके घर का दरवाज़ा टूटता है और बहुत सारे काले कपड़े पहने आदमी पूरे घर को घेर लेते हैं। तो वो गुस्से में कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो जॉनी के अड्डे पर हमला कर सके। तभी उसकी नज़र आदमियों के कपड़े पर बने लोगों पर पड़ी तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो हकलाते हुए बोला RS के लोग तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसे वहाँ कोई दरवाजे से अंदर आते हुए देखता है तो वो खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। तब उसे उस आदमी का फेस दिखता है तो कहता है RS यहाँ। तब रंजीत शाहनी वहाँ के सोफे पर बैठ जाता है और वो कहता है जॉनी और उसके फेस पर एक थप्पड़ मारता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। तो वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है RS मुझसे कोई गलती हो गई। तो वो कहता है गलती नहीं, तुमने जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तब जॉनी कहता है मैंने आपके किसी भी काम में दखल नहीं दिया और अंडरवर्ल्ड में जो नियम आपने बनाए हैं उसे भी नहीं तोड़ा, तो फिर ये सब क्यों। तो इस पर रंजीत जी कहते हैं तुम भूल गए तो चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तब रंजीत अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है और तो उसके आदमी जॉनी को एक चेयर पर बांध देता है। तब रंजीत कहते हैं आज से 15 साल पहले तुमने एक बच्चे को मारने का ऑर्डर दिया था, कुछ याद आया। तब जॉनी कहता है पर उस बच्चे से आपका क्या लेना देना था, मैंने पूरी छानबीन की थी, आपका उससे कोई रिश्ता नहीं था। चलो तुम्हें कम से कम याद तो है मेरा उससे क्या रिश्ता है, वो बात की बात है। पहले मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा और उसका जवाब देना, और अगर जवाब गलत दिया या चुप रहे तो तुम्हारे हाथ की एक उंगली काट दिया जाएगा। ये सुनते ही उस आदमी के माथे से पसीना बहने लगता है। तब रंजीत कहते हैं तुम उस लड़के को क्यों मारना चाहते थे। इस पर जॉनी कुछ नहीं कहता है तो रंजीत कुछ इशारा करते हैं। तभी एक आदमी आकर जॉनी के हाथ के एक उंगली को काट देता है और वो जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी रंजीत फिर से वही सवाल पूछते हैं तो इस बार तुरंत वो कहता है कि उसके बाप को पास कुछ ऐसा था जो मुझे चाहिए था, मैंने उसे बहुत धमकाया डराया फिर भी नहीं माना, इसलिए मैंने उसके बेटे को मारने का ऑर्डर दिया था। इस पर रंजीत जी कहते हैं और वो क्या था। जहां तक मुझे पता है वो एक सीधा सा आदमी था, उसके पास आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो तुम्हें चाहिए था। इस पर वो कहता है वो कोई सीधा आदमी नहीं था, वो एक वैज्ञानिक और एक बेहतरीन डॉक्टर था और वो गवर्नमेंट के लिए खुफिया तौर पर कुछ ऐसा बना रहा था, वो जिसके पास होगा वही इस दुनिया का राजा होगा। तो रंजीत कहते हैं और वो क्या था। इस पर वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बस वो हासिल करने को कहा गया था और उसके बेटे को मारने का आदेश भी उसी ने दिया था। ये सुनकर रंजीत चौंक जाता है और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम किसी के आदेश पर काम कर रहे थे। इस पर वो हाँ कहता है।
तब रंजीत कहते हैं और वो कौन था। इस पर जॉनी कहता है मुझे नहीं पता, मुझे ये काम डार्क वेब पर मिला था, इसमें पैसे बहुत थे इसलिए मैंने ये काम किया। तब रंजीत दूसरा सवाल करते हैं और एक फ़ोटो उसके सामने रखते हैं और कहते हैं क्या तुम इसे जानते हो। तो वो कहता है इसे अगवा करने को बोला गया था। और वो क्यों? मुझे इस बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर इतना मालूम है कि ये लड़की किसी जगह की चाबी है जो सिर्फ यही खोल सकती है। इस पर रंजीत कहते हैं तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो वो कहता है इसके बाप ने एक लैब बनाई जहां वो एक्सपेरिमेंट करता था और उसने ऐसा सिस्टम बनाया था जो सिर्फ वो खुद या ये लड़की उसे खोल सकती है। इस पर रंजीत कहते हैं और वो लैब कहाँ है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे मैं लड़की उनके हवाले करना था, अब इसके आगे मुझे कुछ पता नहीं। तो रंजीत कहते हैं एक आखिरी सवाल, वो कौन सी चीज़ बना रहे थे। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे जो आदेश दिया गया मैंने वही किया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तब जॉनी कहता है ये काम सिर्फ मुझे नहीं बल्कि बहुत से लोगों को मिला है और आप चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते। फिर वो कहता है आपने बताया नहीं कि उस लड़के से आपका क्या संबंध है, अब क्या होने वाला है इस कहानी में और वो इंसान कौन है जो ये काम करवा रहा है। अब रंजीत आगे क्या करने वाले हैं इक्वल्स जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। एपिसोड 30 एमएस कॉर्पोरेशन का अनाउंसमेंट। अब आगे रंजीत ने कहा तुमने सब सही किया, उस लड़के को मार देते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे आदमी से गलती ये हुआ कि उस लड़के की जगह मेरा बेटा मारा गया। और रंजीत उस आदमी को एक जोरदार लात मारते हैं और गुस्से में कहते हैं क्या गलती थी उसकी, अभी वो सिर्फ 15 साल का था। उस दिन वो कितना खुश था क्योंकि वो कॉलेज जाने वाला था, पर तुम्हारे लोगों ने उसकी खुशी छीन ली। तो जॉनी अब समझ गया कि वो अब बचने वाला नहीं है। फिर रंजीत कहते हैं क्या तुमने इस लड़की के पिता की हत्या की। इस पर जॉनी कहता है नहीं, मेरे लोगों नहीं मारा। ये सुनकर रंजीत अपनी गन निकालते हैं और उसकी सारी गोलियां उसके माथे पर चला दी जिसके कारण उसका सिर फट गया। फिर रंजीत अपने आदमियों से कहते हैं इस जगह का नामो निशान मिटा दो और पता लगाओ और कौन कौन से गिरोह राजवीर के पीछे है। मुझे अब राजवीर के पास जाना होगा, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गंभीर मामला है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और इधर राजवीर रंजीत शाहनी से बात करके नीचे आता है और नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद शनाया और राज अपने क्लास में बैठे होते हैं, तभी आदित्य वहाँ आता है और राज के बगल में बैठ जाता है। फिर आदित्य राज से कहता है पता चला शनाया के साथ किसने बदतमीजी की थी। तो राज कहता है नहीं। तब आदित्य कहता है मुझे लगता है ये काम विवेक और राहुल में से कोई हो सकता है क्योंकि उस दिन वो दोनों शनाया को देख रहे थे। इस पर राज कहता है शक तो मुझे भी है, पर मैं श्योर होना चाहता हूं कि कौन है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वैष्णवी मैम क्लास में दाखिल होती हैं, उनके वहां आते ही सब खड़े हो जाते हैं। तो वो सबको बैठने कहती है, सभी के बैठने के बाद वो पढ़ाना शुरू करती हैं। ऐसे ही पढ़ते हुए हाफ टाइम हो जाता है और कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। तब शनाया और राज बाहर आते हैं और वो शॉपिंग जाने के लिए निकल जाते हैं। तो राज की टैक्सी एक मॉल के सामने रुकती है। जब शनाया उस मॉल को देखती है तो एकदम से चीख पड़ती है और राज के गले लग जाती है और कहती है भाई मैं इस मॉल से शॉपिंग करना चाहती थी मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं यहाँ से शॉपिंग कर सकूं। पैसे की बात आते ही शनाया मायूस हो जाती है और कहती भाई चलिए यहाँ से। तो राज कहता क्यों। तब काजल कहती है आपके पास इतने पैसे हैं, पता यहाँ की एक ड्रेस की कीमत 25,000 से शुरू होता है। तो राज कहता है छोटी तुम्हारा भाई इतना भी बेकार नहीं है कि वो अपनी बहन की छोटी सी विश भी पूरी ना कर पाए। इस पर शनाया कहती है पता है भाई ये दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है और इसका नाम भी देखो एमएस मॉल है, और आपको पता है ये एमएस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है और मैंने सुना है कि वो कंपनी अपना मेन ब्रांच यूएसए से दिल्ली शिफ्ट हो गया है और आपको पता है मैं इसी कंपनी में काम करना चाहती हूं। तो राज कहता है कर लेना, पहले अंदर चलें, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। शनाया ने बहुत सारी शॉपिंग की और दोनों को भूख लगी तो वहीं के एक रेस्टोरेंट में चले गए और एक टेबल पर बैठ जाते हैं और अपने लिए ऑर्डर करते हैं। कुछ देर बाद वो खाना खत्म करके बाहर आ जाते हैं। तो शनाया राज को लेकर एक वहीं के में चलने का कहती है और दोनों वहां एक अच्छी और शांत जगह देखकर बैठ जाती है। तब राज कहता है बताओ क्या बताना चाहती थी। इस पर शनाया कहती है उस दिन जश्न में मेरे साथ बदतमीजी हमारे ही कॉलेज के लड़के ने की थी। तो राज कहता है तुम जानती हो उसे। इस पर शनाया कहती है नहीं, बस उसे कॉलेज में देखा है। तो राज उसे राहुल और विवेक की फोटो दिखाकर कहता है इनमें से कौन है। तो शनाया फोटो को ध्यान से देखती है और कहती है इन दोनों में से कोई नहीं है। अब राज परेशान हो जाता है और सोचता है तो कौन हो सकता है। फिर वो टाइम देखता है तो 3:30 बजे रहे थे। तो वो शनाया को कहता है अब घर चलते हैं और वो दोनों घर आ जाते हैं। तो राज को मालती जी नहीं दिखती है तो वो समझ जाता है कि माँ अभी काम पर होगी, इसलिए वो कमरे में आ जाता है। जब वो कमरे में पहुंचता है तो उसका फ़ोन रिंग करता है तो वो फ़ोन उठाता है। तो उधर से हितेश कहता है सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय हो गया है। तो राज कहता है ठीक है। फिर राज वहां का लाइव देखने लगता है। धीरे धीरे सभी मीडिया वाले आ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। तब सभी मीडिया वाले अपना सवाल शुरू करते हैं। उनमें से एक कहता है सर आप हमें बता सकते हैं कि अचानक आप एम्स कॉर्पोरेशन के मेन ब्रांच को यूएसए से दिल्ली में शिफ्ट करने की वजह क्या है। इस पर हितेश कहता है हमारे चेयरमैन का हमेशा से यही प्लान था, पर कुछ कारणों की वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। हमारे चेयरमैन का कहना है कि जो कंपनी काबिल है उसे बढ़ावा देने के लिए ही हम यहाँ आए हैं।
इस पर दूसरा रिपोर्टर पूछता है, सर हमें बता सकते हैं कि आप ये कैसे करेंगे। इस पर हितेश कहता है, बहुत जल्द ही हम 3 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कम से कम हम लोग 20 से ऊपर कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें कोई भी कंपनी भाग ले सकती है और जो उसमें से हमारे लायक होंगे उनमें से हम कम से कम 20-25 कंपनी को चुनेंगे। इसमें छोटी से लेकर बड़ी सभी कंपनियां शामिल हो सकती है। तो एक और रिपोर्टर पूछता है, और वो 3 प्रोजेक्ट क्या होंगे। इस पर हितेश कहता है, इसमें से पहला प्रोजेक्ट होगा एक विप कॉलोनी का जिसमें हम लोग 100 घरों का निर्माण करेंगे, और हमारा दूसरा प्रोजेक्ट होगा मॉल, हॉस्पिटल और पार्क का डेवलपमेंट का, और हमारा तीसरा प्रोजेक्ट होगा ज्वेलरी का। इन सभी की डिटेल्स हम आप लोग तक भेज देंगे। तब एक रिपोर्टर पूछता है, सर हमें चेयरमैन का इंटरव्यू मिल सकता है। इस पर हितेश कहता है, वो तो सर ही बताएंगे, फिलहाल वो दूसरे कामों में व्यस्त हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। फिर एक रिपोर्टर पूछता है कि आप हमें उनका पुलिस नाम बता सकते हैं। इस पर हितेश कहता है, सॉरी पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो भी इस कंपनी से जुड़ते हैं उन्हें एक अग्रीमेंट पर साइन लिया जाता है कि कोई भी शख्स उनकी परमिशन के बिना चेयरमैन और कंपनी का पूरा नाम नहीं बता सकते, पर आप लोग उनका शॉर्ट नेम का उपयोग कर सकते हैं जो कि RVS है। एक और रिपोर्टर पूछता है, आप लोग कंपनी का अनाउंसमेंट कब कर रहे हैं। इस पर हितेश कहता है, मैंने इसी के लिए आपको यहाँ बुलाया है। आने वाले संडे को हमारी कंपनी की तरफ से एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है जो कि हमारे ही होटल में होगा। इसी तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे तक चलती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो हितेश कहता है, आप लोगों के लिए बाहर खाने का इंतजाम किया गया है तो सब खाकर ही जाएं। इतना बोल वो वहाँ से चला गया। अब दिल्ली में हितेश के अनाउंसमेंट से क्या बवाल मचाने वाला है और शनाया के साथ मिसबिहेव करने वाला कौन था, जानने के लिए पढ़ें ये कहानी।